अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है और एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेप्स इन सॉल्विंग दिस मेथड। यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये बायोलॉजिकल मेथड का जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके जो स्टेप्स हैं दैट्स इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड की इधर दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, और उनमें से जो सेकंड वन है ये है कि द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सोल्व्ड आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। एक ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है उसको हम कहते हैं दैट्स द बायोलॉजिकल मेथड। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो कंट्रीब्यूटेड करता है अचीवमेंट्स इन मेडिसन, इकोलॉजी, उसके बाद इकोलॉजी। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर क्वालिटी ऑफ डेटा पब्लिशिंग। तो ये मतलब उसके कुछ इंपॉर्टेंस में आप मेडिसन और इकोलॉजी वगैरह में उसकी जो अचीवमेंट है इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिनके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मतलब डिफरेंट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाए, देन उस पर ऑब्जर्वेशन किए जाएँ, देन हाइपोथेसिस एक दिया जाता है, देन हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकाले जाते हैं, फिर उन डिडक्शंस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उन जो एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट्स आते हैं उन रिज़ल्ट्स को समराइज़ किया जाता है, यानी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है जिनके टेबल या ग्राफ्स फिक्स वगैरह की शक्ल में। और उसके बाद एंड पे हमारे पास उन रिज़ल्ट की रिपोर्ट को यानी कि या पब्लिश की जाती है, जो कुछ भी किया जाता है दैट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, ये फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने के लिए। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो क्या होती है, क्यूरी होती है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी बंदे से पूछी या मतलब कोई बंदा दे सकता है या कोई भी किसी भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ सकती है। यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो कोई एक आदमी पूछ सकता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकती है, या किसी एक साइंटिस्ट के दिमाग में खुद ब खुद आ सकता है। तो सेकंड है कि ऑब्जर्वेशन। अब उस प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए 5 सेंसेस इस्तेमाल होती हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो दो तरह के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। तो इन दोनों का कंपैरिजन है। तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उनको मोर एक्यूरेट यानी कि माना जाता है, क्योंकि उनमें क्वांटिटी होती है। तो यानी कि क्वांटिटी, अगर कोई भी चीज़ है तो उस क्वांटिटी की शक्ल में होगी, तो इसलिए वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो उसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन में उसने सबसे पहले क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब किए हुए हैं। डेफिनेशन है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर लेस एक्यूरेट, वेरिएबल, कैन नॉट बी मेजर्ड, और ये जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस। तो बेसिकली ये मतलब क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें हैं, जैसे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कूलर देन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे अब वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, जब ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात होगी तो उनमें प्रॉपर एक क्वालिटी को बयान किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे क्योंकि क्वालिटेटिव है, सिर्फ उसकी क्वालिटी बयान कीजिए। लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन लीटर ऑफ एथानॉल। वो कह रहा है 1 लीटर जो वाटर होता है वो एथानॉल से हैवी होता है, लेकिन अब उसने ये नहीं बताया कि कितना हैवी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये क्वांटिटी को यानी कि मेजर नंबर्स या मेजरेबल की फॉर्म में, या इनवेरिएबल, वेरिएबल होता है चेंज होने वाली चीज़ और इनवेरिएबल होता है ना चेंज होने वाली चीज़, तो ये उस फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसा कि वो कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 बट बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह वो कह रहा है लीटर वेट ऑफ यानी कि वाटर का 100 ग्राम होता है और एथानॉल का 798 ग्राम्स होता है। तो ये उन दोनों में प्रॉपर डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जिनके जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम कोई एक ऐसी टेंटेटिव सी यानी कि चेंज होने वाली कोई भी एक बना लेते हैं, यानी कि स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। हाइपोथेसिस एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है
तो इसके हम कुछ करैक्टरिस्टिक देते हैं कि ये एक जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसमें टेंटेटिव डेटा होना चाहिए यानी कि उसे चेंज किया जा सके। तो ये जितने भी उस वक़्त तक अवेलेबल ऑब्ज़र्वेशन हो उनसे एग्री करना चाहिए और जितना मतलब हो सके इसको सिंपल रखना चाहिए। उसके बाद इसको मतलब पोटेंशियली फ़ाल्सिफ़ाइड या टेस्टेबल ये होनी चाहिए। थर्ड स्टेप है डिडक्शंस, यानी कि हमने अब हाइपोथेसिस से डिडक्शन, जब हम हाइपोथेसिस से कोई एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ आवर डिडक्शन। ये डिडक्शन क्या होते हैं कि ये इनको एक्सपेरिमेंट यानी कि जब हम हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो देन ये तब निकलते हैं डिडक्शंस। तो ये टेस्टिंग वन डिडक्शन एंड फाइंडिंग इट करेक्ट आर नॉट मीन हाइपोथेसिस इज करेक्ट, बट जो इसकी वैलिडिटी होती है वो सपोर्टेड होती है डिडक्शन कन्फर्म वर्म, यानी कि जब हम हाइपोथेसिस से कोई एक डिडक्शन निकाल लेते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वैलिड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स हम कहते हैं कि डिज़ाइन किए जाते हैं किसी डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस को देखने के लिए कि ये ट्रू है या नॉट है, और इस पर्पज़ के लिए यानी कि एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप परफॉर्म। तो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप यानी कि ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं कि एक ग्रुप होते हैं जो कि इनके रियल काज किसी की वजह से इकट्ठा किया जाता है। जैसे ये ग्रुप ऑफ मलेरिया पेशेंट है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के लिए जिन ग्रुप्स को हम लेके आते हैं। उसके बाद एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ये होता है अनअफेक्टेड, यानी कि एक सही लोगों का ग्रुप होता है जिसको एज ए कंट्रोल यानी कि यूज़ किया जाता है। थर्ड हमारे पास है सिक्स्थ है कि समराइजिंग द रिज़ल्ट, यानी कि हमने रिज़ल्ट की एक समरी बनानी है। तो जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट हैं वो गैदर करते हैं एक्चुअल एंड क्वांटिटेटिव डेटा उन एक्सपेरिमेंट से, और इससे हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। ये जो बायोलॉजिस्ट हैं इन ये स्टैटिकल एनालिसिस होता है इसको यूज़ भी करते हैं। उसके बाद है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट की एक रिपोर्ट बनाना। तो ये पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट है ये साइंटिफिक जर्नल में, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसको हम किसी भी जर्नल वगैरह में या कहीं किसी भी और जगह पे यानी कि इसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारे रिज़ल्ट की पब्लिकेशन होती है ताकि हम यानी कि और लोग भी इसको जान सकें और इसके बारे में इनके बात कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड एग्जांपल ऑफ मलेरिया। इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास फ़ीवर और चिल वगैरह इस डिज़ीज़ में हो जाते हैं। एंशिएंट टाइम में होता है कि इस डिज़ीज़ को इनका फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया, और ये डिज़ीज़ है जिसमें चिल्स और फीवर्स वगैरह पेशेंट को हो जाते हैं, और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कॉमन होती है अमंग द पीपल इनके मलेरिया एरियाज़ में। तो ये मार्शी प्लेसेस यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, तो ये उन जगह पे ज़्यादा यानी कि बैड एयर, और इससे पीपल को ये यानी कि डिज़ीज़ हो सकती है। मीनिंग ऑफ मलेरिया ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड इज़ मलेरिया एंड एयर इज़ एरी, यानी कि बैड एयर की वजह से ये हो सकता है। अब मार्श एंड मलेरिया वो कहता है कि जो वॉलंटियर ड्रेन्स होते हैं या स्टैंक वाटर होता है माशी से, तो इसकी वजह से हमारे पास क्योंकि वहाँ पर मॉस्किटो ग्रो करते हैं और उनसे यानी कि पेशेंट्स को मलेरिया हो सकता है। तो ये ट्रीटमेंट मलेरिया क्या है कि 17th सेंचुरी में जो प्लांट्स थे अमेरिका में तो यूरोप में उनको एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया गया, और जो बार्क ट्री था एज ए क्वाना क्वाना उसका नेम है, तो ये इसके की फ़ीवर की क्यूरिंग में ज़्यादातर यूज़ किया गया। और जो सम डिसोटेंस्ट मर्चेंट थे उन्होंने यानी कि एक अदर ट्री था क्यूनेस्टा कैंसियोना, तो उन्होंने क्या किया कि क्यूना क्यूना की जगह कैंसियोना को बेचना शुरू कर दिया यानी कि मार्केट में। तो जिसकी वजह से यानी कि लोगों का एतबार ही उठ गया इस इनके इलाज से कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि कोई वो नहीं हो रहा था। तो जो केनकोना बार्क था ये मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए इनके बहुत ज़्यादा वो साबित हुई, क्योंकि उन्होंने तो उससे भेजा फ़ीवर और चिल्स के लिए भेजा था। तो बेसिकली लेकिन जो कैंसियोना था, अभी ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए ये था। तो इसके बार्क का था जिसमें क्विनाइन था कैंसियोना की उसमें, तो वो इफ़ेक्टिव था इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, यानी कि इसकी
उसमें जो क्विनसाइन था वो मलेरिया के लिए इफ़ेक्टिव साबित हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कि वर्क ऑफ लेवरेन। तो ये लेवरेन जो साइंटिस्ट था, इसने 1878 में एक अपनी इनके मलेरिया की काज को डिस्कवर करने की कोशिश की। तो उसने स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया, मलेरिया पेशेंट थे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसने नोटिस किया। तो उसने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको बाद में प्लाज्मोडियम का नेम दे दिया गया, वो इसमें प्रेजेंट है। तो जो 4 इसके ऑब्जर्वेशन थे, उसने कहा था कि ये मार्शी एरियाज़ में होता है, क्योनाइन है वो इसके लिए इफ़ेक्टिव ड्रग है, और जो अगर हम वाटर पी लें जिनके मार्शी एरियाज़ का, तब भी हमें मलेरिया नहीं होता, क्योंकि उसमें मॉस्किटो नहीं होता। बेसिकली इसका जो मैं इसको आपको एंड पे इसका मतलब सारा एक कंक्लूजन बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो प्लाज्मोडियम ये जो है वो मलेरिया पेशेंट के ब्लड में, यानी कि हमारे पास प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या बनाया गया कि जो हाइपोथेसिस था वो क्या कह रहा था कि इसमें उसने कहा कि जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की काज है। इससे डिडक्शन क्या निकाला गया? डिडक्शन ये निकाला गया कि अगर हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है वो काज ऑफ मलेरिया है, तो जितने भी पेशेंट हैं मलेरिया के, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम को प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि ये उसकी डिडक्शन बनाएगी। देन इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। तो इसको अब ये था, तो एक्सपेरिमेंटल ब्लड के लिए यानी कि 100 पेशेंट का ब्लड लिया गया, और कंट्रोल ग्रुप के लिए 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड लिया गया। और जब रिज़ल्ट निकाला गया तो देखा गया कि जो प्लाज्मोडियम था वो 7 आउट ऑफ 10 हेल्दी पर्सन के अंदर भी प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में भी था। तो जब हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो हेल्थी पर्सन के ब्लड में भी प्रेजेंट हो सकता है, बट उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें मतलब कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट डिजीज़ काज नहीं करता, लेकिन जो हमारा पेशेंट होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये था जहाँ से रिज़ल्ट में ये कह दिया गया कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है यही काज ऑफ मलेरिया है। तो उन्होंने कहा अब क्वेश्चन है कि मतलब कैसे प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर इंटर होता है। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए उन्होंने बहुत से ऑब्जर्वेशन किए। उन्होंने कहा कि जो मलेरिया है ये मार्शी प्लेसेस से एसोसिएटेड है, और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है मार्शी, वो पीने से मलेरिया नहीं होता। तो ये वाले जो कुछ ऑब्जर्वेशन थे, इनको देखते हुए आगे वर्क शुरू किया गया। तो AFA किंग का वर्क था, उसने 1883 में एक फिजिशियन था, उसने 20 ऑब्जर्वेशन किए, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये थे। उसने कहा था कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। उसने कहा कि जो वो लोग जो कि खुली जगह पे आउटडोर्स होते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं उनसे जो इंडोर्स होते हैं। तो उसने कहा वो लोग जो नेट्स के अंदर सोते हैं उनके मलेरिया होने के चांसेस कम हैं, जो नेट इस्तेमाल नहीं करते। और उसने कहा कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि स्मोक यानी कि धुएं में सोता है उससे मलेरिया नहीं हो सकता। तो उसका हाइपोथेसिस क्या था? तो उसने कहा था कि मॉस्कीटो इन्वॉल्व हैं मलेरिया को सेपरेट करने में। तो उससे डिडक्शन क्या निकाला गया? तो उससे ये था कि इफ़ मॉस्कीटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्कीटोज। ये था। दूसरा ये था कि मॉस्कीटो कैन प्लाज्मोडियम बाय बिटिंग अ मलेरिया पेशेंट। असल बात तो ये थी। अब हम इन एक्सपेरिमेंट किए। रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट था, उसने ये इंट्रोडक्शन दिया कि उन डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, उसने 1880 में परफॉर्म इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। तो उसने एक फ़ीमेल मॉस्कीटो को मलेरिया पेशेंट को बाइट करने दिया। उसने मॉस्कीटो को कुछ दिन बाद किल किया। उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम था वो मॉस्कीटो के स्टमक में जिनके मल्टीप्लाई कर चुका था। नेक्स्ट जो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, उनने क्या कहा था कि अगर हम मॉस्कीटो को किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करवाने दें, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कि ये सही है या गलत है। तो फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। तो उसने कुछ स्पैरो लिए अपने इस पे, क्योंकि इंसान तो यूज़ नहीं किए जा सकते, ये अलाउ ही नहीं है। तो उसने स्पैरोज़ लिए। उसने फ़ीमेल मॉस्कीटो को बाइट करने दिया, स्पैरो जो मलेरिया से सफ़र कर रही थी। तो जो उनमें से कुछ हमारे पास सम मॉस्कीटो थे वो किल्ड हो गए, यानी कि कुछ यानी कि कुछ टाइम पे। लेकिन हर मॉस्कीटो जो था उसमें प्लाज्मोडियम जो था वो मल्टीप्लाई कर चुका था।
उसमें स्टोमिक में और उसके सलाइवरी ग्लैंड में। तो एक्सपेरिमेंट उसने 3 किया। उसने सम मॉस्किटो को रखा लाइव में। उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट में उनको हेल्दी स्पैरो को इस यानी कि उससे बाइट करने दिया, और उसने ऐसा किया कि उनका जो सलाइवा था, इन्फेक्टेड मॉस्किटो था, उसके अंदर प्लाज्मोडियम था, वो स्पैरो के ब्लड में एंटर हो गया, और हेल्दी स्पैरो जो था उनमें भी प्लाज्मोडियम को फाइंड किया गया। तो उसने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होता है जो कि पेशेंट के अंदर मॉस्किटो इंजेक्ट करता है। तो अब इसको मैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था। तो उसने 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मलेरिया पेशेंट को यानी कि मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरिया पेशेंट को बाइट करें, और ये वाले जो मॉस्किटोस इनको कुछ दिन के लिए रखा गया, फिर उनको हेल्दी मैन को इससे बाइट करवाया गया। तो उन्होंने देखा कि यानी कि ये सब जो प्लाज्मोडियम था ये हेल्दी पर्सन में भी इनके पहुंच गया। तो उन्होंने तब यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि होता क्या है कि प्लाज्मोडियम ही मॉस्किटो के फैलाव का ज़िम्मेदार है जो कि मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है। फिर इसके ऊपर एक थ्योरी बनाई गई, ये वाला जो हाइपोथेसिस था। तो उसने क्या कहा, ये इसको थ्योरी बना दिया गया। तो क्योंकि इसने बहुत से एविडेंस दिया, और लॉ और एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास यानी कि थ्योरी क्या होती है, थ्योरी होती है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि अब अपने एक्सपेरिमेंट से जिसे कोई गलत साबित ना कर सके, तो वो थ्योरी बन जाती है। और अगर एक थ्योरी अपने वक्त के तमाम ही एक्सपेरिमेंट पे कायम रहे, तो देन वो लॉ या एक प्रिंसिपल बन जाती है, जिसे हम साइंटिफिक लॉ भी कहते हैं। और एक साइंटिफिक लॉ जो होता है वो एक यूनिवर्सल होता है, यानी उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और इसमें हार्डी वैन ब्रेंग लॉ या मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 लॉ हैं जो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ तक आपको इसका कंक्लूजन बता दूँ कि होता क्या है। होता ये है कि मलेरिया था, मलेरिया ऐसा होता था जो एक पैथोजन के काटने की वजह से होता है। और जो मॉस्किटो है वो उसमें इसका बस इतना सा काम है, उसने किसी मलेरिया वाले पेशेंट को काटना है, और देन उसने वो वाला जो पैथोजन है वो उस मॉस्किटो में आ जाएगा, और मॉस्किटो फिर उस यानी कि उसको लेके जाएगा प्लाज्मोडियम को, और वो वाला प्लाज्मोडियम वो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो देन उस पर्सन में चला जाएगा, और इस तरह ये ट्रांसफ़र होता है। मच्छर इसमें सिर्फ एज ए कैरियर वर्क करता है और इसको यानी कि वो कर लेता है आगे, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन तक स्प्रेडिंग का ज़िम्मेदार है। बस ये था इस मलेरिया में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस इन बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड में डेटा ऑर्गेनाइजेशन और इसका ये बताएं। तो सबसे पहले है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है वो बायोलॉजिकल उसमें मेथड, सबसे पहले डेटा क्या है। तो डेटा हमारे पास उसको कहता है कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसा कि नेम्स है, वैल्यूज़ हैं या कुछ भी हैं जो कि ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से हम लेते हैं। डेटा की ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि किसी भी डेटा से जब हमें रिज़ल्ट्स वगैरह निकालने होते हैं उस पर हम साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं उनसे, या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। तो डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में तरतीब दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो डेटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी कि ग्राफिक्स, टैबलेट्स, चार्ट्स और मैप्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस, जिनके अब हमने डेटा को एनालाइज करना है। तो डेटा एनालिसिस नेसेसरी होता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, या इस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये जो डन थ्रू होता है इनके साइंटिफिशियल मेथड के लिए किया जा सकता है। तो एक एप्लीकेशन ऑफ इसकी क्या है कि स्टैटिकल मेथड की, तो इसके लिए 2 तरह के तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, या तो रेशो यूज़ किया जा सकता है या प्रोपोर्शन यूज़ किया जा सकता है। ये दोनों मैथ के जिनके वैल्यूज़ हैं। अब रेशो क्या है, रेशो जैसे 2 चीज़ें हैं उनके दरमियान यानी कि जिसे हम उर्दू में नहीं कहते निस्बत, तो ये 2 तरह दोनों के दरमियान यानी कि एक रेशो है कि व्हेन रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वोशिएंट, यानी कि ओवर की शक्ल में जब हम उनको लिखते हैं दैट इज़ रेशो। और रेशो को हम इनके डिवाइड से या ये वाला मार्क्स पुट करने से भी ये देख सकते हैं। अगर वो कहता है कि रेशो बिटवीन 40 मलेरिया पेशेंट एंड 150 मलेरिया पेशेंट, तो इसकी रेशो क्या होगी 1/3, यानी कि 53 ज़ार 153 होता है, तो यानी कि ये रेशो है। आगे है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन वो कहता है कि अगर हम 2 इक्वल रेशोज़ को ना बराबर के थ्रू आपस में इक्वल के थ्रू आपस में जोड़ दें तो देन हम इसको कहते हैं कि दैट इज़ प्रोपोर्शन। जैसे उसने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे ये हमारे पास
ए प्रोपोर्शन बी थी, तो आगे उसने इसमें इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, देन ये प्रोपोर्शन बन गया। तो अब हमारे पास ये ऐसे इसने ये आगे इसको फिर इसी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये ए यानी कि रेशो बी प्रोपोर्शन सी, तो ये प्रोपोर्शन इनके मोर देन 2 के लिए भी यूज, जैसे उसने एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक बायोलॉजिस्ट है, उसने कैलकुलेट करना है कि कितने बर्ड्स को मलेरिया होगा। उसने मस्कीटो को अलाउ किया कि वो 100 हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। उनमें से इस एक एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि जो थे उन्होंने मस्कीटो ने 20 स्पैरो को बाइट किया और उनमें से 14 को मलेरिया हो गया। तो अब इसकी प्रोपोर्शन क्या होगी? हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक्स है, 100 टोटल थे, 14 स्पैरो थी और 20 यानी कि पर्सन हुए, क्योंकि 100 से हमने वो हेल्दी स्पैरोज़ टोटल थी। तो 20 स्पैरो बाइट हुई और 14 को हुआ, तो हमने प्रोपोर्शन निकालनी है। तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये यूज़ है, ये मिड वाले हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन ऑपोजिट वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 100 को 14 से मल्टीप्लाई करें और ये 20 इस पर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। तो ये उसने कहा कि इट मीन जो 70 थे आउट ऑफ 100, तो उनमें से मलेरिया हो जाएगा। अब गया है स्टैटिक्स क्या है कि स्टैटिक्स आर द मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा। जिनके जब हमने डेटा को अब समराइज़ करना है ताकि हम इससे कैलकुलेशन जैसे कि मीन वैल्यू ये सब कुछ निकाल सकें, तो ये एक प्रोसेस होता है कि हम ट्रांसफरिंग रा डेटा इनटू इंफॉर्मेशन है, जिससे हम समराइज़ वगैरह कर सकें। आगे है कि जो ये मैथमेटिक्स है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है साइंटिफिक प्रोसेस का, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो जो बायोलॉजिकल मेथड है वो आल्सो इन्वॉल्व यूजिंग अप्लाइकेबल मैथमेटिक्स टू सोल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इनमें मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनमें नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स होता है, इज़ यूज्ड इंक्लूडिंग इनके जीन फाइंडिंग हो सकता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, या प्रोटीन इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें आ जा सकती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसा कि हमने पीछे कंप्यूटेशनल और जो स्टैटिक्स की मतलब तकनीक पढ़ी थी, जैसा कि ये रेशो है या इसमें प्रोपोर्शन है, तो अगर हम उनको यूज़ करते हुए हम अपने ये स्टैटिकल जो टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने डेटा को एनालाइज करेंगे, तो दैट को हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो ये एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे वैसे दिए हुए हैं। तो ये बायोलॉजिकल मेथड का क्या करेक्ट सीक्वेंस है, पहला ये है। तो हाइपोथेसिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बायोलॉजिकल मस्ट लाइकली टू बी यूज, रीजनिंग को कब यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट 4 है हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल साइंटिफिक वैल्यूएबल, तो 5वां ये है, ये 6 नंबर है, ये 7th नंबर है, ये 8 नंबर है, 9, और उसके बाद ये 10 11, उसके बाद ये 13 14 15 है, 17 और 18 है, देन 19 है, 20 है, 21 है, 22 20, ये 23 एमसीक्यूज़ हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों नहीं पढ़ा रहा, तो मैं आपको पढ़ा दूँ। एक तो ये है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आपके लिए मसला बनेगा, और दूसरा ये कि पूरा चैप्टर आपने पढ़ा और अगर आप एमसीक्यू खुद सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर आपको दोबारा पढ़ना चाहिए। ये उनके प्रॉपर एमसीक्यूज़ दिए हुए, आंसर दिए हुए हैं, अगर आप पढ़िए, खुद पढ़िए, क्योंकि जब तक इंसान कोई चीज़ खुद नहीं करता तो कोई भी एक वैल्यूएबल रिज़ल्ट नहीं निकल सकता। खुद देखिए, अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये आप मतलब खुद कीजिएगा। नेक्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स से अभी पढ़ा है, बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ा है, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल जिस पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और दूसरा एज ए कंट्रोल के लिए साथ लिया जाता है, दैट्स। डिडक्शन क्या है? अभी बताया कि हाइपोथेसिस से जब हम जो कंक्लूजन निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप आप इसमें भी लिख सकते हैं। डिफाइन हाइपोथेसिस क्या है, उसके बाद लॉ एंड थ्योरी है, ये भी आपको अभी बताया कि अगर थ्योरी सर्वाइव कर जाए, डिफरेंट अप्रोचेस अपने एक्सपेरिमेंट जिनके अपने वक्त में, तो थ्योरी बन जाती है। और अगर हाइपोथेसिस स्टैंड ले ले, इनमें डिफरेंस ये है थ्योरी और लॉ में। अगर हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो स्टैंड मतलब वक्त के तमाम एक्सपेरिमेंट पे पूरा उतरे, तो दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी, और अगर थ्योरी अपने वक्त के एक्सपेरिमेंट पे पूरी उतरे तो वो लॉ बन जाती है।
ऑब्जर्वेशन है और उनकी टाइप्स है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मॉस्किटो इन ह्यूमन, मॉस्किटो का क्या है ये आपको बताया है। कैंसियोना बार्क जो है उसमें Q9 होता है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूज़ होता है। प्लाज्मोडियम एक मॉस्किटो है, इनके पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है। बेसिकली हम इसको मॉस्किटो ही, मतलब मॉस्किटो ही की तरह, बेसिकली तो ये मॉस्किटो के अंदर ही इनके प्रेजेंट होता है, उसके उसमें तो यहाँ से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। ये क्यूना ये क्यूमा प्लांट है जो कि फीवर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था, लेकिन बाद में इसे यानी कि कुछ ताजरों ने क्यूना की जगह कैंसियोना भेजना शुरू कर दिया था, जो मलेरिया की ट्रीटमेंट में इफेक्टिव था। तो इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इनक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें आप कोई भी एक पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है लेकिन कोई साइंस एंड सिम्टम्स शो नहीं करता। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस बताने हैं। बाइटिंग मॉस्किटो है, ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया के बारे में जो ऑब्जर्वेशन किए जा सकते हैं। साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो AFA किंग के क्या इनके एक्सपेरिमेंट थे। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कवर होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।